हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल और ओपिनियन की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा लेक्चर ले रहे हैं वो पीएमएस पंजाब के ऐसे का पेपर उठाएं और यहां पर चीजें चेक करें। वही चीजें हैं जो हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते रहे हैं। आप ये समझ लें कि हमारी जो डिस्कशन है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आप यहां पर, मैं डेली बेसिस के ऊपर बोलता हूं कि आप अपनी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को यहां पर कवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये था कि पाकिस्तान एंड ग्लोबल पीस। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक लेक्चर अपलोड किया था। आप ओपिनियन एंड एडिटोरियल की एक्सप्लेनेशन के अलावा की बात कर रहा हूं, तो वहां पर बात की थी मैंने पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, बैक चैनल डिप्लोमेसी अपॉर्चुनिटीज क्या है। यहां पर मैंने यूएनओ के मिशन से स्टार्ट किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का ग्लोबल पीस के अंदर क्या रोल रहा, और उसके साथ साथ मैंने 10 केस स्टडीज को भी डिस्कस किया। अब जो डेली बेसिस के ऊपर मेरा लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है। सेकंड, यहां पर अगर देखा जाए फूड के रिलेटेड, आप जाकर मेरे वीडियोस चेक करें, थंबनेल के ऊपर ही लिखा होगा फूड क्राइसिस। यहां तक कि फूड न्यूट्रिशन की भी मैंने बात की कि कितनी किल्लत है पाकिस्तान के अंदर। और आज जो हमारे पास टॉपिक है, अभी आप यह समझ लें कि ग्लोबल रिपोर्ट्स आई है यहां पर फूड के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमें किल्लत देखने को मिल रही है। मल्टी एजेंसी रिपोर्ट भी आप कह सकते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस भी आप कह सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा यहां पर बात करते हैं फ्लड की, फ्लड रिहेबिलिटेशन इन पाकिस्तान। तो यहां पर हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं 2022 फ्लड, उसके बाद हमारे पास 2025 फ्लड जो आया, इसकी कॉजेस क्या है, इसकी रीजंस को हमने डिस्कस किया, इसके नेगेटिव इंपैक्ट को हम डिस्कस करते रहे। इससे यहां तक कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के साथ भी इसको रिलेट किया, और बाद में अगर देखा जाए तो हमने पॉलिसी मेजर्स को भी डिस्कस किया। अब ये वो चीजें हैं जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है इन डेप्थ में जाकर, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मैं लिटरेरी स्टेटमेंट और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करता हूं, और मैं कहता हूं कि ये ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं एक चीज आपको बताता था कि यहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। अगर आप जितनी देर तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आपको राइटिंग का भी मसला रहेगा, रीडिंग का मसला भी रहेगा, एक अच्छी ओपिनियन नहीं दे सकते, एनालिसिस का भी इशू फेस करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपका नॉलेज पॉलिश नहीं होगा। अगर आप जो है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आपके लिए सीएसएस को क्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज है, जो लोग यहां पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, वही यहां पर जो है वो कह ले के अपने गोल्स को अचीव करते हैं। और ये टॉपिक हमें देखने को मिला पीएमएस के ऐसे के पेपर के अंदर। उसके बाद मैं यहां पर एक बात करता था कि हमेशा अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो चीजों को हमेशा सोचकर समझकर जो है आपने जो है वो आना है सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। एक है आपकी इमोशनल चॉइस होती है, एक होती है आपकी प्रैक्टिकल चॉइस। देखिए, आपकी चॉइसेस ही आप इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। यहां पर अगर आप इमोशनल चॉइस के साथ आते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अच्छा चलते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बाकी लोग जो करके बैठे हैं वो कौन सा 30 मार खान है, वो भी तो हमारी तरह है। तो ये वो चीजें हैं जो इमोशनल बेस्ड है, और हो जाएगा, निकल जाएगा, ऊपर वाला खैर करेगा। चलो सीएसएस नहीं होगा तो पीएमएस निकल जाएगा, पीएमएस नहीं होगा तो वन पेपर निकल जाएगा, अपने आप को झूठी तसल्लियां देते हैं। ये होती है इमोशनल चॉइस। प्रैक्टिकल चॉइस के साथ जो आते हैं उनके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, रियलिस्टिक अप्रोच। उनको पता है कि सीएसएस के एग्जाम के अंदर अनसर्टेनिटीज हैं, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वी विल फाइट, हम फिर भी लड़ेंगे, और डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। जो प्रैक्टिकल चॉइस के साथ आते हैं उनको पता है कि हमें यह काम करना है, तो यह भी इंपॉर्टेंट था। तो ये वो चीजें थी जो हमें यहां पर पीएमएस जो पंजाब है उसके ऐसे के पेपर के अंदर देखने को मिली। देखें, हमारी जो डिस्कशंस है वो बिल्कुल, अगर आप जो डेली बेसिस के ऊपर ले रहे हैं उनको पता है।
400 प्लस यहां पर वीडियोस पड़ी हैं जिसके अंदर मैंने कवर किया हुआ है। यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और डेली बेसिस के ऊपर जो मेरा एनालिसिस चल रहा है। उसके अलावा मैंने 5000 प्लस वोकैब की जो है डिस्कशन की है, आप सीरीज चेक कर सकते हैं। उस वक्त तो कैमरा भी अच्छा नहीं था मेरा, तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, लेकिन यह है कि देन फिर भी मैंने जो है उनको डिस्कस किया। उसके अलावा मेरे आप ग्रामर की सीरीज आप चेक कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस्ड। मैंने वो एडवर्ब पढ़ाए जो हमें आज तक जो है आप देख ले कि जो नॉर्मल जो एस्पिरेंट्स यहां पर प्रिपरेशन करें उनको पता ही नहीं होगा कि वो वर्ब कहां से आए। उसके बाद आप मेरे लेक्चर देखें, एसे के प्लेलिस्ट देखें। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो हमने किया वो आप जाकर देखें, आपके चीजें आपके सामने, देन आप डिसाइड करें, ठीक है। ये वो चीजें नहीं है कि जो हम छुपाकर बैठे हुए हैं, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे आपको, जाएं और अभी देखें। उसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, डेली बेसिस के ऊपर आप अपना काम करें। यहां पर मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं कि अपनी नोट्स मेकिंग लाजमी करें। करंट अफेयर अब आपका करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां तक कि आपका इस्लामिक स्टडी का जो पेपर है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे करंट अफेयर का। सबसे पहले अगर आप मुद्दा देखें, एग्जांपल दे देता हूं ना, आप बहुत सारे 30 मार्क खान आ जाते हैं सर कैसे। सबसे पहले आप दहशतगर्दी वाला मामला देख लें। पाकिस्तान को अभी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, तो दहशतगर्दी और जहाद में क्या फर्क है इस्लामिक स्टडी के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह इस्लामिक फोबिया, इस तरह जो है अगर देखा जाए इस्लामिक जितने भी हैं मुमालिक हैं, तो उनको आज यहां पर क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो इस्लामिक स्टडी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर को कवर नहीं कर रहे, न्यू डेवलपमेंट्स को कवर नहीं कर रहे, तो ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि जब आप बाद में आर्टिकल्स, उसके बाद आप यहां पर मैगजीन्स ढूंढते फिरेंगे, फैक्ट बुक ढूंढते फिरेंगे, आपको क्या पता कि वो यहां पर सही है, ठीक है। आपको फिर भी दोबारा रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। वही चीजें जो है आप कह लें कि 12 स्टूडेंट्स आपके जो है वो कह लें कि जो है नोट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर डेली बेसिस को आप अपनी चीजों को कवर करते जाएं। इसके अलावा जो है प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो आज चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को लाजमी डिस्कस करते हैं जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा सीएसएस का एसए है, चाहे हमारा पीएमएस का एसए का पेपर है। आज हम बात करने वाले हैं विल डोरांट। अब विल डोरांट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है द लेसन ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर से हम बहुत सारी कोटेशंस भी देते हैं। उसके अलावा देखा जाए इसकी और भी बुक है ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड आइडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आज जो हम यहां पर इनकी स्टेटमेंट को डिकोड करने वाले हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। स्टेटमेंट यह है कि द फ्यूचर नेवर जस्ट हैपेंड, इट वाज क्रिएटेड। फ्यूचर जो है ना, कभी खुद ब खुद जो है यहां पर हमें देखने को या बनते हुए नजर नहीं आता, बल्कि इसको बनाना पड़ता है, इसको क्रिएट करना पड़ता है। अगर आज आप अपने कंफर्ट जोन से, जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, अगर आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आप अपना फ्यूचर जो है यहां पर क्रिएट नहीं कर सकते। आपको वही इश्यूज, वही चैलेंजेस, वही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा बाद में। अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते तो आप जो ये समझ लें कि फ्यूचर खुद ब खुद मुस्तकबिल नहीं बनता, इसको बनाना पड़ता है। अब यहां पर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आप उठाएं, चाहे फिलोसोफर उठा लें यहां पर, चाहे लिटरेचर से आप उठा लें, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दे लें, रिलीजियस जितने पर्सनैलिटीज हैं उनको आप यहां पर उठा लें कि फ्यूचर कभी बनता नहीं है, फ्यूचर बनाया जाता है। साइंस एंड डिस्कवरीज उठाकर देख लें, आपको क्या लगता है ये मुस्तकबिल ऐसे ही बन गया? तो आज जितनी भी डिस्कवरीज हैं या जितने भी हमें आज चीजें देखने को मिल रही हैं वो किसकी बेस के ऊपर है? क्रिएट की गई है ना, देन फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाला भी तो कोई इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है, तो जो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर हमेशा ही जो है वो आप कहला के खुद ब खुद नहीं रूनुमा होता, बल्कि इसको क्रिएट करना पड़ता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम
जो है वो क्रैक नहीं कर सकते जितनी देर तक आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब यहां पर आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स अपने पिक कर सकते हैं, आउटलाइन पूरी जो है आप अपनी बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस। आज हमारे 6 टॉपिक्स हैं। जो लेक्चर छोड़कर भागना चाहते हैं भाग जाएं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाले। अगर देखा जाए तो इस्लामिक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुआशी निजाम इस्लाम के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ये हमारा इस्लामिक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं यहां पर आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वन बाय वन जो इनको डिस्कस कर देखें। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा हु पेज एंड हाउ। इसके अंदर जो चीजें यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जो केस स्टडीज है, यहां पर एक डिबेट आप सुन रहे होंगे, इस्लामाबाद टॉक्स हुई है। यहां पर चले न्यूक्लियर यहां पर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाली अलग बात है, यूरेनियम एनरिचमेंट को अलग रखें, बाकी सब चीज लेबनान वाला केस भी अलग रखें। यहां पर एक और चीज डिमांड की गई थी ईरान के 10 पॉइंट्स में, उसको ही आज डिटेल के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो पॉइंट क्या था बेसिकली, कि जितना भी डैमेज हुआ है ईरान का, उन्होंने बोला कि भाई यहां पर इसकी भरपाई करनी पड़ेगी यूएसए को। अब यहां पर 2 चीजें देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ यहां पर कह ले कि गल्फ स्टेट्स के ऊपर किसने अटैक किया, ईरान ने, तो गल्फ स्टेट्स बोलेगा भाई आप भी हमें डैमेजेस का जो है सारा यहां पर पे करो, जिस तरह ईरान कह रहा। लेकिन यहां पर 2 चीजें अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1, या आप यह भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने से पहले जो यहां पर पे करता था वो कौन करता था, जो हारता था जंग, जो जंग हारता था उसको पे करना पड़ता था। लेकिन यहां पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, तो यहां पर यूएनओ के चार्टर के अंदर यह बताया गया भाई रिस्पॉन्सिबल वो है जो यहां पर क्या करता है, जंग जीतता है, वो खुद ब खुद जाकर क्या करता है, अटैक करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहां पर तबाह करता है, तो उल्टा उसको पे करना पड़ेगा। अब यहां पर जो है ना केस स्टडीज है, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूएसए को ऑर्डर दिया कि आपने इन कंट्रीज को जो है पे करना है जहां जहां पर आपने मिलिट्री इंटरवेंशन की है। यहां पर लॉ ऑफ टोर्ट्स को भी समझेंगे क्या है। तो ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो कह ले के टॉपिक रहने वाला है। ये मिडिल ईस्ट का जो इशू चल रहा है ईरान को लेकर, जो अभी डैमेजेस की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है वो जो कह ले उसके लिए भरपाई करें, तो इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सेकंड हमारे पास है इकोनॉमी ऑन द क्लिफ एज। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रेडिक्टमेंट अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, ये जो फ्रेज है ना, अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, ये अच्छा फ्रेज है, आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए जहां पर हम बात करते हैं ना डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड्स एंड लोन्स, आप कह सकते हैं फंड्स, वहां पर आप कह सकते हैं अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, एक अच्छा फ्रेज है, पूरा जो है यहां पर आपका कवर हो जाता है। अब यहां पर केस स्टडी जो है डिस्कस करने वाले हैं, आईएमएफ को डिस्कस करेंगे, आसियान डेवलपमेंट बैंक को, गल्फ स्टेट्स को यहां पर डिस्कस करने वाले कि बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ चल क्या रहा है। यहां पर आपको पता है कि सिफक को बनाया गया था 2023 के अंदर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसका पर्पस ये था कि एफडीआई को बढ़ाना। उसके बाद यहां पर हमने एक रिपोर्ट को डिस्कस किया था आईएमएफ की, गवर्नेंस आई थिंक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी, जो हमने यहां पर डिस्कस की थी। ठीक है, उसके ऊपर आईएमएफ ने 15 पॉइंट्स दिए थे, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, लेक्चर पूरा मैंने बनाया था, एनालिसिस किया था, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी के रिलेटेड है। ऑलरेडी आपको पता है कि इकोनॉमी का टॉपिक आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि जो मैंने इस्लामिक स्टडी की बात की है, मुआशी निजाम, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 नंबर पर हमारे पास है लेसन्स इन मेडिएशन। यहां पर जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है, हम डेली बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, लेकिन आज के जो हमारी डिस्कशन है उससे डिफरेंट रहने वाली है कि देखें डिप्लोमेसी भी अपना रोल इंपॉर्टेंट नहीं प्ले कर सकती जितनी देर तक आप कह लें कि यहां पर गारंटी नहीं दे पाते। वो कहते हैं ना कि जेदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने, ये वही बात है। यहां पर जो है ना, जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, दोनों तरफ से बातें जो नहीं मानी गई, क्या था कि पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है,
इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर आज पाकिस्तान मजबूत होता तो जो ये आपको डिप्लोमेटिक अभी प्रोसेस देखने को मिला ना इस्लामाबाद का जो लॉन्ग होते हुए, और यहां पर जो बातें नहीं मानी गई, तो यहां पर पाकिस्तान गारंटी दे सकता था और चीजों को सॉल्व कर सकता था। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली। तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली और एक्सटर्नली चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान किसी की भी गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ना, ये हमें जो भी चीजें अब यही कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की टॉक्स फेल होगी। मैंने ये कहा था कि फेल नहीं हुई, इसके अंदर आपका कह ले कि एक प्रोसेस है, डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, डिप्लोमेसी का डोर ओपन हुआ है। अभी तो इसकी डिस्कशंस स्टार्ट हुई है, जो सेकंड राउंड की बात की जा रही है। लेकिन हमारे पास जो केस स्टडी है ना, इसके अंदर वो ओस्लो अकॉर्ड जो हुआ, कैंप डेविड, जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1966 के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किसने रोल प्ले किया? मॉस्को ने। ठीक है, तो आज का हमारे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर है पाकिस्तान अमंग टॉप कंट्रीज फेसिंग एक्यूट फूड क्राइसिस, पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फूड क्राइसिस। ये आया पड़ा है आपका यहां पर टॉपिक, ये पीएमएस का भी यस्टरडे में दिया है, आज यहां पर हमें जो है वो देखने को मिल गया टॉपिक। तो अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2 दिन पहले आ चुकी है आपकी इसके ऊपर कि पाकिस्तान को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके फूड क्राइसिस के ऊपर हम बारहा डिस्कशन कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर है, जो केपीके के अंदर फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद 5th नंबर पर हमारे पास है लेबनान ट्रूस। लेबनान ट्रूस को हम डेली बेसिस के ऊपर ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि वाशिंगटन के अंदर यहां पर चल रही है 10 डे का जो है सीज फायर हुई थी, लेकिन अब 3 वीक्स के लिए यहां पर जो है एक्सटेंड कर दी गई है। इसके अंदर जो डिमांड्स हैं वो क्या है, आप ये समझ ले, प्रीकेरियस पीस। यहां पर जो डिमांड है ना, वो बड़ी कह लें कि यहां पर प्रीकेरियस है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यूएसए ने कहा है कि भाई हिजबुल्लाह को हम जो है निकालने में मदद करेंगे यहां पर लेबनान से। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लेबनान को जो है वो खतरा जो कहा जा रहा है, जो उसको यहां पर सॉवरेनिटी को जो चैलेंज है, वो इजराइल की तरफ से। लेकिन बात किसको यहां पर जो है रेडिकेट करने की जा रही है, जो है वो हिजबुल्लाह को। ये वही सीन है हमास वाला। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास रहेगा अल नीनो जो है, यहां पर हमारे पास एक कह ले के मौसमियाती अमल देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ये डिबेट में चल रहा है, ये बहुत ज्यादा डिबेट में चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ये टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जुलाई कह ले और मई या जुलाई इसी साल, और ये टॉपिक आपका सीएसएस 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे अगर पहले कोई पीएमएस एग्जाम आता है, केपीके का आ जाए, बलूचिस्तान का या सिंध का कोई भी अगर पीएमएस का एग्जाम आता है तो ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय मिड ईयर वार्न्स यूएनओ अल नीनो रिटर्न ग्लोबल टेम्परेचर्स ऑन अलर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। अल नीनो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट में हम बात करेंगे वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। जो हमारे कह ले के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमारी राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है। देखें, मैं पहले भी कहता हूं, चीजें डेली बेसिस के ऊपर रिपीट करता हूं, ताकि न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, वो इन चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड कर सके। देखें, सबसे पहले अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप रेपिटेशन वाला मामला है, चाहे रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है, चाहे आपका रेपिटेशन ऑफ आइडियाज है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर आप रेपिटेशन ऑफ आइडियाज की कैसी बात कर रहे हैं? देखें, बी वेयर, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है और आप वोकैब रिपीट कर रहे होते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं पे एग्जामिनर, अब देखें वो गौर से तो इतना पढ़ेगा नहीं, एक एक पेपर को 1 घंटा तो नहीं लगा सकता ना, उसके पास बंडल पूरा पड़ा हुआ। वो तो करता है 2 या 3 लाइन फर्स्ट उसने पढ़नी है, डिसाइड कर लेता है कि भाई इसके अंदर क्या लिखा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है उस चीज के ऊपर। बुरी बात नहीं है, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप वोकैब रिपीट कर रहे हैं, आइडिया आपका डिफरेंट है, मैं भी मानता हूं आइडिया आपका डिफरेंट है, लेकिन वोकैब अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आप अगर टॉपिक के रिलेटेड या सुटेबल वोकैब यूज नहीं कर रहे, तो यहां पर एग्जामिनर को क्या जाएगा, यहां पर एग्जामिनर यही सोचेगा कि आइडिया हो सकता है कि रिपीट हो रहा हो। इस चीज से बी वेयर, मतलब एक आपके एहतियात है ना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास, प्लस पॉइंट है।
उसके बाद है यहां पर एक्सप्रेशन की बात की जाती है, एक्सप्रेशन कैसे ठीक हो सकता है आपका, कह ले कि यहां पर कोहेरेंस, कोहेजन, डिस्कोर्स पूरे कर लें, अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, ये सारी मोल्ड करके स्टेटमेंट वाला जो बात है, ठीक है। तो अगर वोकैब अच्छी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का अगर आपको पता होगा तो आप इजीली जो है राइटिंग स्किल के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो प्रिपेयर हो ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इंटरनेशनल लॉ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट, इंटरनेशनल लॉ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अभी यहां पर बात की थी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को यहां पर थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाए। देखें इसका यहां पर ओपनिंग स्टेटमेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो लिखा है। देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब होता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी को यहां पर डैमेज करते हैं तो आपको हर्जाना पे करना पड़ता है। सबसे पहली एग्जांपल, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, जस्ट इसके एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम जो ईरान वाला मामला और डैमेजेस वाली जो बात की जा रही है ना यहां पर हमें पे किया जाए, हमारा फोकस वो रहेगा, लेकिन ये एग्जांपल्स है, आप नोट डाउन करते जाएंगे। पोलैंड ने क्या किया, यहां पर जो जर्मनी की एक फैक्ट्री थी ऑन करती थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसको तबाह कर दिया। बाद में क्या करना पड़ा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो हमें बताता है, यहां पर मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको चीजें पता हो क्या है। बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या हुआ कि आपको प्रॉपर्टी जो डैमेज करते हैं उसका पे करना पड़ता है, तो पोलैंड ने फिर जर्मनी को पे किया। उसके बाद कनाडा का अगर देखा जाए तो कनाडा ने यहां पर जो है कह ले कि अमेरिकन जो फॉर्म्स है उसको अफेक्ट किया यहां पर, तो उसकी वजह से फिर कैनेडियन को यहां पर जो है वो हर्जाना पे करना पड़ा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा, मैं ना चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सिनेरियो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन आपको चीजें यहां पर समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आप जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2, आप मैं बात करना चाह रहा हूं बेसिकली यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनने से पहले और इंस्टीट्यूशन बनने के बाद वाला जो सिनेरियो, इस चीज की बात करते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 उस वक्त यह था कि जो यहां पर जंग हारेगा उसको पे करना पड़ता था हर्जाना, किसको, जो जीतता था, ठीक है, ये चीज है। अब इसके अंदर सबसे पहली जो एग्जांपल है यहां पर रहने वाली है, फ्रैंको पर्शियन वॉर होती है 1870 के अंदर। कौन सी वॉर, फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 के अंदर। तो उस वक्त कौन पे करता है, फ्रांस को पे करना पड़ता है यहां पर जर्मनी। उस वक्त जर्मनी बेसिक कोलिशन में लड़ रहा था इसके साथ। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड अगर देखा जाए, अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में हारने वाला कौन था, यहां पर जर्मनी। तो जर्मनी ने दोनों टाइम ही अपनी जेब से पे किया। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने से पहले कौन पे कर रहा था, यहां पर जो हार रहा था वो पे कर रहा था। जब यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए उसके बाद से जो यहां पर जो बात की जा रही है ना, अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट, ये चीज है ना। तो बाद में फिर इसको चेंज किया गया कि भाई वो जिम्मेदार भी हैं जो यहां पर ठेकेदार हैं, जो जाके जानबूझकर जो है किसी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। माइट इज राइट वाला हाल है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर इसलिए कोल्ड वार का हीरा आपको पता ही है सारा, वियतनाम की वॉर है, अफगानिस्तान का मामला है, कोरियन वॉर आपके सामने है, इराक वाला मामला आपके सामने है, ईरान वाला मामला सामने ही आपका, अफगानिस्तान वाला मामला आपके सामने ही है, ठीक है, बोस्निया का मामला आपके सामने ही है, निकारा गोवा जो यहां पर मैटर है वो भी आपके सामने है। अब यहां पर यह चीज समझ आ गई, आई होप। अब यहां पर डिस्कशन करते हैं फाउंडेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर देखा जाए कि स्टेट इनकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, बात की जा रही है कि जो यहां पर डैमेज करता है वो ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यहां पर। लेकिन जो हमने यहां पर फर्क पहले डिस्कस कर लिया, अब दोबारा क्या करें, रिक्वायर्स एट्रीब्यूशन टू द स्टेट एंड ब्रीच ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, मैंडेट्स फुल रेपरेशन। रेपरेशन मींस होता है यहां पर अदायगी करना, कि दोनों का जो नुकसान हुआ कौन पे करेगा, ठीक है। रेपरेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर रेपरेशन फॉर जस्टिस, जो जिसने डैमेज किया है वो यहां पर पे करेगा। तो बेसिकली उसकी बात की जा रही है, किसने कितना ज्यादा डैमेज किया। कवरिंग रेस्टिट्यूशन है, फिर यहां पर कंपनसेशन है, डैमेजेस और सेटिस्फैक्शन, ये 4 चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कॉज्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अब मेन हमारा टारगेट जो रहेगा ना, जो हमारा क्वेश्चन का जो टॉपिक टारगेट है वो हमारा यही रहेगा, ठीक है।
अब यहां पर फ्रॉम लूजर टू पे टू अग्रेसर्स, ये भी अभी हमने बात कर ली कि यूएनओ के चार्टर से पहले, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पहले और बाद में मैटर फर्क क्या है, तो ये वही चीज है। तो अब यहां पर फ्रैंको पर्शियन वॉर और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आप डिस्कशन कर चुके हैं। यूएनओ के चार्टर की बात करेंगे और यहां पर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो यहां पर यूएसए को बोला था, अमेरिका को बोला कि भाई आप पे करें। सबसे पहला केस निकारागोवा का केस है 1986 के अंदर, जो अभी हम यहां पर देखने को, आई होप इधर इसने ऐड नहीं किया, लेकिन यह है कि मैं यहां पर बता, ये वाला यहां पर निकारागोवा का यहां पर केस हुआ। तो यहां पर यूएसए को बोला गया कि भाई आप यहां पर जो है वो निकारागोवा को पे करें। क्यों करें? क्योंकि यहां पर यूएसए ने अपनी कह ले कि मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिली थी, मिलिट्री इंटरवेंशन आप कह सकते हैं कि यहां पर उसने की, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि रेप्रेशन, तुमने डैमेज किया है तुम पे करो। जो ये चीज हमें पहले जर्मनी ने पे की थी, उल्टा उसका पे करना पड़ता था ना। सेकंड अगर देखा जाए फिर इराक और ईरान वाला यहां पर युगंडा और डीआरसी देख लेते हैं, फिर इराक और ईरान की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, इराक और कुवैत वाला है ना ये मिश। अब यहां पर देखें युगंडा और डीआरसी अफ्रीका के अंदर, ये मेरा पूरा लेक्चर कवर किया हुआ है, कोंगो वॉर है ना, युगांडा और कोंगो वॉर के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर कवर किया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो युगांडा को यहां पर ऑर्डर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कि भाई आप यहां पर डीआरसी को पे करो, कोंगो को पे करो। भाई 325 मिलियन जो है डॉलर पे की थी युगांडा ने डीआरसी को। अब यहां पर बात कर लेते हैं इराक और कुवैत वाला मैटर जो था, ये मॉडर्न प्रेसिडेंट्स फॉर कंपनसेशन की बात की जाए तो इराक पेड 52.4 बिलियन टू कुवैत, यूएनओ यहां पर कंपनसेशन कमीशन फॉर 1990 इन्वेजन डैमेजेस, जितना भी डैमेजेस किया गया था वो फिर यहां पर इराक को पे कराना पड़ा था। और यहां पर जो फिर किसकी तरफ से बेसिकली जोर दिया गया था, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए और इंडिया भी इसके अंदर शामिल था बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पर युगांडा वाला यहाँ पर आ गया है, वो मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर तो एक चीज ये है, यूरोप एस्टैब्लिश अ क्लेम कमीशन फॉर डैमेज। अब यहाँ पर यूक्रेन का जो मामला है, यूक्रेन के अंदर क्या हुआ कि यहां पर यूरोप ने जो क्लेम कमीशन बनाया, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था जब यहां पर वॉर स्टार्ट हुई यहां पर ईरान और यूएसए इजराइल के दौरान। इससे पहले का मैंने यहां पर टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, जहां पर बेसिकली ये था क्लेम कमीशन बनाया गया था यहां पर यूरोप की तरफ से, ठीक है। तो ये भी है कि अब जो डैमेज करेगा उसको पे करना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहां पर हमारा अपना जो मेन जो यहां पर मुद्दा है, टॉपिक वाला जो टारगेट रहेगा कि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं। द रोड टू क्लेम एंड रिकवरी, टाइमली एंड वेल फॉर्मुलेटेड क्लेम्स बूस्ट चांसेस ऑफ कंपनसेशन, मल्टीपल स्टेट्स कैन क्लेम अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, ईरान, जीसीसी। अब यहां पर इस चीज को डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक मैंने कहा था, जो हमारा मुद्दा है, जो इतनी एग्जाम्पल देने का मकसद ये था, यही चीज हमने बात की थी लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी के अंदर, है ना। जो हमारा डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहा है उसको पता है कि एक एक चीज को हमने कवर किया हुआ है। अब यहां पर देखा जाए, अब ईरान ने अभी जो इस्लामाबाद की मैंने बात की, डिमांड क्या थी यहां पर 10 पॉइंट्स में थे, भाई जो हमारा यहां पर डैमेजेस हुआ यूएसए को पे करना पड़ेगा। एक चीज तो यह है। अब यहां पर जो जीसीसी स्टेट्स हैं, तो ईरान ने क्या किया, यहां पर जो जीसीसी स्टेट्स हैं उनके यहां पर यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर क्या किया, यहां पर अटैक किया, तो यहां पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा तबाह हुआ। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं पे गल्फ स्टेट्स भी बोलेंगे भाई आपने हमारा डैमेजेस किया है, अब आप भी पे करो। तो ये बात आएगी, ये बात जो है ना वो दिल्ली तक जाएगी, है ना, वही चीज है। तो अगर देखा जाए तो ये डैमेजेस वाला मामला ये काफी सीरियस है, क्योंकि ये अभी इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर इसको यहां पर पॉइंट ऐड किया गया था, ठीक है, ये चीज है। तो अब यूएसए यहां पर ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला ऑलरेडी आपके सामने है। रिकवरी कैन अकर वाया जुडिशियल प्रोसेस, बाइलैटरल सेटलमेंट्स, फाइनेंशियल ऑफसेट्स एंड सॉवरेन इंसेंटिव्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जी, हमने जो अभी डिस्कशन की है इसकी, ये टॉपिक की कि डैमेजेस की बेसिकली जो बात की जा रही है, ये एक पॉइंट है उन 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। डैमेजेस वाले में मैं चीज़ भूल गया था, एक रेप्रेशन जो मैंने फॉरम की बात की थी, तो पाकिस्तान के पास वो रेप्रेशन फॉरम वाला जो चीज़ नहीं है, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर सकता है कि बेसिकली उस फॉरम रेप्रेशन जो फॉरम्स है वो बना सकता है गल्फ स्टेट्स के साथ मिलकर, ताकि जो भी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा उसको हर्जाना पे करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें जो है यूएसए के अंदर है, ठीक है,
अगर देखा जाए तो यूएसए के अंदर है, लेकिन यहां पर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर वो चीजें यहां पर अभी इस तरह के लॉ नहीं है। तो ये चीज मैं उधर बताना चाह रहा था लेकिन मुझे स्किप हो गई, ठीक है। तो अभी मेरा ध्यान गया इधर, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान प्रेडिक्टमेंट की, बात करते हैं यहां पर साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी। 4 पॉइंट्स है इसके अंदर, 4 पॉइंट्स में यहां पर डिस्कस करें। देख वैसे तो पिलर्स हैं आपके, वो अलग है, हम यहां पर चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप मेरा लेक्चर इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान वाला लेना तो यहां पर आपको मिल जाएगा बूम बस्ट साइकिल है, सर्कुलर डेट है, पब्लिक डेट है, मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं वहां पर। जो अब एक और चीज भी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता है क्या कहा जाता है यहां पर, कि आप इकोनॉमी वाला टॉपिक अटेम्प्ट ही ना करें। सबसे बड़ा ब्लंडर मारते हैं यहां पर स्टूडेंट्स। क्यों मारते हैं? क्योंकि डर है, फैक्ट्स एंड फिगर्स 2-3 याद करने पड़ जाएंगे। यही कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन कहने वाले भी, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इकोनॉमी का टॉपिक ना अटेम्प्ट करें। मैं हमेशा जोर देता हूं कि इकोनॉमी का टॉपिक लाजमी अटेम्प्ट करें। उसके अंदर स्ट्रेटजीज, कुछ टेक्निक्स हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है। सिंपल सी टेक्निक्स है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट पूरी इकोनॉमिक सर्वे की। आईएमएफ का जीडीपी कितना बता रहा है पाकिस्तान को, वर्ल्ड का कितना बता रहा है, ग्लोबल का कितना मींस पूरा वर्ल्ड का। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्लोबल का कितना जीडीपी बता रहा है, पाकिस्तान केस में कितना बता रहा है, बस ये पॉइंट्स है। और 10-12 आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, इंपोर्ट्स कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, उसके बाद पब्लिक डेट कितना है पाकिस्तान का, रेमिटेंसेस कितने आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे बताएं। और बाहर आपको जाने की क्या जरूरत है? आपको इकोनॉमिस्ट है जो बैठकर यहां पर पूरा अपने गोशवारे बनाने हैं और पूरे फ्लो चार्ट्स के अंदर ऐड करना है, नहीं। मेन पॉइंट्स जो चाहिए, मैटर जो चीज करती है इसके अंदर आपका एनालिसिस मैटर करता है कि चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फियर इकोनॉमी वाला ये निकाल दे अपने अंदर से। आप मेरा लेक्चर लेकर आए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर पाकिस्तान का जो केस स्टडी है यहां पर के साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, अनमेट एम्बिशंस। सबसे पहले आप ये देखें पाकिस्तान के अकाउंट में अगर देखा जाए 16.3 बिलियन डॉलर पड़े हैं यहां पर रिजर्व। यूएई बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे वापस दो। यूएई कितने बोल रहा है मेरे पैसे वापस दो? 3.5 बिलियन डॉलर। अब ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां कर जो है आपको चीजें रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि हम आगे कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको यहां पर ऐड करना जरूरी है। अब यहां पर 4.5 बिलियन जो है यहां पर यूरो बॉन्ड भी तो है ना, वो भी तो है ना, वो 1 पॉइंट समथिंग है, 1.2 आई थिंक, ठीक है। तो वो भी अगर ऐड यहां पर किए जाए तो 4 पॉइंट समथिंग यहां पर बनते हैं। तो यहां पर जो है अगर पे कर दिया जाए तो पाकिस्तान के रिजर्व कितने बचेंगे? यहां पर 11.5 और 7 आ गए, इतने आप कह सकते हैं। तकरीबन आप ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर आप कह सकते हैं। तो पीछे बचा क्या? अब जो 16 बिलियन है, 16 बिलियन के अंदर भी जो 12.7 बिलियन डॉलर जो है वो बेसिकली हमारे दोस्त कंट्रीज है जिन्होंने डिपॉजिट दिए हैं। बाकी इकॉनमी किधर है भाई? सन 2000 से तकरीबन 50 अरब डॉलर जो है वो हम ले चुके हैं। कितना? 50 अरब डॉलर, ठीक है। लेकिन हाल ये है हमारा कि अभी भी हम कहां पे खड़े हैं? इकॉनमी कहां पे खड़ी है? स्टैग्नेशन पर खड़ी है, जमूद का शिकार है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अच्छा इसके लिए कोई एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए हम सब भी रिस्पॉन्सिबल है। हम सब रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सब रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर क्रिटिसाइज करने वाले नहीं है, ठीक है। हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं। अब देखें 50 अरब जो है डॉलर यहां पर सन 2000 से लिया गया, लेकिन आज देख ले इकॉनमी वहां पे वहीं खड़ी। जब यहां पर पैसे मिलते हैं तो इकॉनमी हमारी बस्ट हो जाती है। पैसे लोन आ रहा है ना, लोन, उसके बाद फंड्स एड्स आ रही हैं, तो इकॉनमी यहां से यहां जा रही है। तो ये क्या हो रहा है यहां पर? बूम कह सकते हैं, बूम बस्ट वाला। ये 12 में बता चुका हूं, जब ये डाउन जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाए? बस्ट। तो यहां पर जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। यहां पर जो है स्टेबलाइजेशन आप कह सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन है लेकिन ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी नहीं जा रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है ना। तो जब यहां पर स्टेबलाइजेशन की तरफ आपकी इकोनॉमी नहीं जाए, जो कह ले कि स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी, उतनी देर तक आपका यहां पर जो है इश्यूज रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर भाई चलो सऊदी अरब ने बोला कि भाई यहां पर जो है मैं 3 बिलियन आपको पे करता हूं। 3 बिलियन ये है, 5 बिलियन पहले, तो यहां पर कितना बन गया?
8 बिलियन। अब 5 बिलियन को यहां पर रोल ओवर किया गया। रोल ओवर का मतलब होता है कर्जे को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहां पर सिफक ने वादा किया था 2023 के अंदर, इसको बनाया गया था बेसिकली 23 के अंदर, हाँ 23 के अंदर। इसका काम था एफडीआई को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? बेसिकली एफडीआई को लेकर के आना। लेकिन आपके सामने ये रिजल्ट, इस बात के ऊपर आईएमएफ की जो यहां पर करप्शन और जो यहां पर गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट आई थी 2025 के अंदर, एंड ऑफ 2025 बनता, तो उसके अंदर उसने बताया था कि यहां पर जो सिफक का रोल है, जो सिफक को यहां पर एनुअली जो रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए थे, वो यहां पर नहीं की गई, है ना। स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो $100 बिलियन की यहां पर बात लाए जाने की बात। अब यहां पर इसने 4 सेक्टर्स को कवर करना था। वो 4 सेक्टर के आप नाम बताएंगे मुझे कमेंट के अंदर, अगर पूरा कोई लेक्चर देख रहा है। कहां देख रहे होते हैं, 1-2 ही कमेंट आ रहे होते हैं जो देखते हैं। 4 यहां पर सेक्टर थे जिनके ऊपर सिफक का यहां पर फोकस था। वो 4 सेक्टर के आप नाम बताएंगे कमेंट के अंदर। अब आईएमएफ प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। अब आईएमएफ प्रोग्राम की अगर बात करें तो अभी 2019 से अगर देखा जाए तो 3 कंसेक्टिवली जो है हमें यहां पर प्रोग्राम देखने को मिला। लेकिन ब्राजील और अर्जेंटीना वाला केस स्टडी आपके सामने ही है। अब यहां पर सारा बर्डन क्या होता है? टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाने से सारा फिजिकल एंड मॉनेटरी इंबैलेंस देखा जाए तो पे कौन कर रहा है? यहां पर सिटीजन्स के ऊपर सारा बर्डन है। आज फिर जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आप देख सकते हैं। तो अब ये देखें कि यहां पर आईएमएफ कह रहा है सब्सिडी ना दें, टैक्स लगाएं, यहां पर टैक्स बढ़ाते जाए, टैक्स बढ़ाते जाए, जाके टैक्स वाला जो यहां पर सोर्सेस हैं टैक्स लेने के, वो यहां पर श्रिंक हो रहे हैं। टैक्स ज्यादा लेना चाहते हैं तो सोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इधर से भी टैक्स आए, इधर से भी टैक्स आए, इधर से भी टैक्स आए, इधर से भी टैक्स आए। जो हमें यहां पर 1 या 2 साइड से जो टैक्स आ रहा है, अगर यहां पर हम सोर्सेस को बढ़ा दें, 8 सोर्सेस बढ़ा दें, तो टैक्स ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि इंडस्ट्री बंद जा रही है, सारी चीजें बंद जा रही है, जिसकी वजह से क्या रहा है, यहां पर जो टैक्स सोर्सेस है वो यहां पर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर सारा बर्डन जो है कॉमन मैन के ऊपर पड़ता है, सिटीजन्स के ऊपर पड़ता है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही, क्यों हो रही है? एनर्जी क्राइसिस है भाई, चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस के लिए 2 प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हुई आज तक। तापी वाला प्रोजेक्ट आपके सामने ही है, ईरान पाकिस्तान पीस पाइपलाइन आपके सामने ही प्रोजेक्ट। अगर ये आज दोनों कंप्लीट होते तो हमें आज इतना क्यों यहां पर ये जो है वो फेस करना पड़ता। हालांकि तुर्कमानिस्तान पहले कंप्लीट कर चुका है प्रोजेक्ट, कॉरिडोर की बात कर रहा है, ईरान भी कंप्लीट कर चुका है। $18 बिलियन पेनाल्टी हम पे करने के ऊपर आ रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन हम पाइपलाइन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ये चीज भी है ना। तो इसलिए फिर बर्डन सारा फिर टैक्स सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। 70% अगर देखा जाए, देखिए ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा, 70.8% जो है जीडीपी का जो है हमें यहां पर पब्लिक डेट देखने को मिल रहा है। यहां पर कितना? 70.8 हमें बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, जीडीपी का जो भी पब्लिक डेट है। अब सर्कुलर डेट कितना है यहां पर? 5 ट्रिलियन रुपीस। कितना है? 5 ट्रिलियन रुपीस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 5 ट्रिलियन रुपीस तक है सर्कुलर डेट। आप ये हिसाब लगाएं। तो यहां पर मुझे पता है कि हम जो यहां पर डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? लोन के ऊपर है, फंड के ऊपर है, एड के ऊपर है। गल्फ स्टेट से हम लेते जा रहे हैं, आसियान डेवलपमेंट बैंक के ऊपर हमने देखा कितनी डिस्कशंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, जिस तरह उसने हमें लोन दिया यहां पर तकरीबन $17 बिलियन तो उनका ही बनता है आई थिंक, ठीक है। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट में जब आसियान डेवलपमेंट जो कर्जा दे रहा था, ठीक है, तो लोन दे रहा था पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। तो अच्छी बात है, दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो लगाया जाना चाहिए। असल बात ये, अब लोन भी मिल रहा है 50 जो हमें यहां पर अरब रुपीस मिल रहा है, अरब डॉलर जो 2000 से मिल रहा है, उसको हमने कहां पर लगाया? हम पाकिस्तानी सिटीजन सारे खा गए हैं उसको, है ना, हम भी तो इंक्लूड है ना उसके अंदर। तो अब अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट है कि भाई लोन लें। नो डाउट जो पाकिस्तान यहां पर डिफॉल्ट होने के धाने पर खड़ा था 2022 के अंदर, 2023 के अंदर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी पाकिस्तान की। तो उस वक्त पाकिस्तान को यहां पर जिस तरह आईएमएफ से यहां पर बेल आउट प्रोग्राम मिला, फिर फंड्स मिले यहां पर, एड्स में, उससे फिर क्या हुआ कि एकदम से इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज हो गई,
ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती ना, उसकी रीजन क्या है कि हम वो जो है ना रिसोर्सेस एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे जहां से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी जो है ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो चीज है यहां पर नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नेंस क्राइसिस और स्टेट कैप्चर की बात करें, अब यहां पर आईएमएफ की रिपोर्ट आप देखें, वही जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो है, ठीक है, तो अब यहां पर 2025 के अंदर पब्लिश की गई, तो उसके अंदर एलीट कैप्चर्ड देख ले आपका पूरा यहां पर कंट्रोल्ड है, एलीट कैप्चर्ड आपकी इकोनॉमी है, एलीट कैप्चर्ड आपका पॉलिटिक्स है, एलीट कैप्चर्ड आपकी इंडस्ट्रीज है, तो पीछे बचा क्या, सब्सिडी या टैक्स जो अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं तो किसका फायदा होगा, उनका ही फायदा हो रहा है। तो यहां पर एक फ्रेज यूज किया जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म, वो भी मैं डिस्कस कर चुका अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर कोई डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहा है तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म की डेफिनेशन जरूर बताएगा एक लाइन के अंदर, ठीक है, तो ये है। तो अगर अब देखा जाए तो ये हमें वो चीजें देखने को मिल रही है जो साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी है टोटली। तो आप इसमें बताएं क्या बड़ी रॉकेट साइंस है जो आप इकोनॉमी के टॉपिक से डर रहे हैं। इकोनॉमी से आप जान नहीं छुड़वा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा गेम ही पैसों के ऊपर है यार, आप जो इकोनॉमी का टॉपिक कवर नहीं करेंगे या अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपने किया क्या है, फिर तो आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, सीधी सी बात है, सॉरी टू से। अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान इवॉल्विंग रोल इन यूएसए ईरान डिप्लोमेसी। यहां पर बात हालांकि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बारहा डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा हमारा यहां पर डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा फर्क रहेगा हमारी डिस्कशन के अंदर कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है यहां पर जो हम एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं या एज ए गारंटर काम कर रहे हैं, दो चीजें हैं। तो यहां पर एज ए गारंटर हम काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक अंडर प्रेशर है, पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस है, पाकिस्तान के एक्सटर्नल चैलेंजेस है। एक तरफ यहां पर अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है, एक तरफ यहां पर इंडिया देखने को मिल रहा है, उसका अरेबियन सी के अंदर क्योस चल रहा है, इंस्टेबिलिटी है, ईरान के साथ पहले जो इजराइल की वॉर लगी, मिडिल ईस्ट का मैटर चल रहा है, तो अब ये चीजें देखने को मिल रही है। तो आप बताएं पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर या मेडिएटर रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर जो पाकिस्तान है ग्लोबल पीस जो पीएमएस कैसे का पेपर है वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस हो जाएंगी, इजी है बिल्कुल, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान इवॉल्वमेंट, सबसे पहले तो आप देखें एस्केलेटिंग एंगेजमेंट बिगेन डिस्क्रीट। आप देखें पाकिस्तान अभी से अपना रोल नहीं प्ले कर रहा, हिस्ट्री उठाकर देखें, यूएनओ के पीस कीपिंग मिशन जो हुए 1960 के अंदर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अपना कोंगो के अंदर जो है यहां पर यूएनओ मिशन ज्वाइन किया, जहां पर यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के सामने थे, किसकी बेस के ऊपर थे, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, कोबाल्ट की वजह से। उसके बाद केस ऑफ स्टडीज की बात करते हैं 1971 के अंदर क्या शटल डिप्लोमेसी, यहां पर जो यूएसए और चाइना के दरमियान में अप्रोच रिप्रोचमेंट हुई, किसने करवाई, जो हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद रुक कर गया था और बोला था मेरा स्टमक खराब हो गया, और कहां गए थे, चाइना, सीक्रेट डिप्लोमेसी, वो भी हमें देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद यहां पर बार बार उसने अरब इजराइल वाला जो मैटर था 1974-3 वाला है ना, तो उसके अंदर भी रोल प्ले किया, तो पाकिस्तान ने वहां पर भी रोल प्ले किया। पाकिस्तान इराक और ईरान 1 डेकेड तक वॉर देखने को मिली 1980s के बाद, तो पाकिस्तान ने वहां पर भी एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया, बैक चैनल डिप्लोमेसी। दूर क्यों जाते हैं यार, अफगानिस्तान 20 ईयर्स तक देख ले पाकिस्तान को। अब ये वो चीजें थी जो मैंने पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो प्रिपेयर करें, कहीं ना कहीं पर जरूर फिक्स करेंगे आप, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए शिफ्ट टू पब्लिकली होस्टिंग डेलीगेशन एंड ऑफरिंग टू फैसिलिटेट, वर्ड क्या आता है, गारंटर और फैसिलिटेट, इन दो चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान अगर इतना वो होता ना, मैं बात की थी कि जिहदे घर दे दाने उहदे कमले भी सियाणे, है ना, तो जिस घर में अगर पैसे हैं और खुशहाली है तो उसके जो है ना वो पागल भी बड़े सियाणे होते हैं। तो अब ये देखें कि पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले कर रहा है, एज ए गारंटर रोल प्ले क्यों नहीं कर पा रहा भाई, जिस तरह यूएसए कर लेता है, गारंटर रोल प्ले कर लेता है ना। सबसे पहले आप केस स्टडी देखें, यहां पर जो बात कर रहा हूं मैं, जो भी यहां पर युगांडा और कोंगो के दरमियान में जो हुआ था वॉर, हमें देख रहे हैं वहां पर ट्रंप ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ दोनों ठंडे पड़ गए, ठीक है, थोड़ी बहुत झड़पें वगैरह चल रही है लेकिन पहले से काफी फर्क पड़ चुका है। तो केस स्टडी जो मैं बात करने वाला था, डे 10 जो हमें यहां पर जो है वॉर देखने को मिली 1995 के अंदर, डे 10 वॉर का नाम है, क्या नाम है बेसिकली, डे 10 वॉर है। ये बेसिकली हमें देखने को मिली 1995 के अंदर, बोसीना वॉर को यहां पर एंड किया गया, तो गारंटी दी गई, ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया। उसके बाद यहां पर दिया ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, यहां पर पाकिस्तान और
इंडिया के दरमियान में, ये 1966 के अंदर हुआ। यहां पर किसने रोल प्ले किया? रशिया ने, मॉस्को ने। तो फ्रेमवर्क तैयार किया गया ना। उसके बाद यहां पर कैंप डेविड, यहां पर जो है एग्रीमेंट होता है कैंप डेविड, ठीक है, किसके दरमियान? ये 1978 के अंदर होता है। तो ये इसके अंदर कौन रोल प्ले करता है? यूएसए ब्रोकर होता है। और किसके दरमियान में होता है? इजिप्ट और इजराइल के दरमियान में यहां पर एग्रीमेंट होता है। तो यहां पर यूएसए ने फुल, यहां पर देखें वही बात है, जेदे दाने होते कमले भी सियाने। तो जिसके हाथ में पावर थी उसके बातें मानेंगे सारी होगी। आज अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली पावर होता है यहां पर, हालांकि न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन अगर देखा जाए इकोनॉमिक पावर और अच्छी पोजीशन होती तो आज ये जो हमें कभी भी एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले नहीं करना पड़ता, बल्कि इस मैटर को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता था और हो भी सकता था। ठीक है, जो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पर ओस्लो वाला, ओस्लो अकॉर्ड जो होता है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब उसका सही से फ्रेमवर्क ही हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है, जो 1990 के अंदर देखने को मिला। किसके दरमियान में? यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टाइन। अगर ये फ्रेमवर्क आज इतना ही स्ट्रांग होता तो आज दोबारा जो है हमें यहाँ पर क्यों वॉर देखने को मिली मिडिल ईस्ट के अंदर? पैलेस्टाइन वाला मामला देखने को मिला, जहां पर बोपी को बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस को, है ना। तो फ्रेमवर्क का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले कर रहा है या एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है कि यार मामला ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, अरेबियन सी वो बंद जा रहा है यहां पर। तो पाकिस्तान ट्रेड किसके साथ करे भाई? गल्फ स्टेट्स के साथ। तो अरेबियन सी एक रूट है, जो ट्रेड रूट है जो पाकिस्तान यहां पर करता है, और वो भी बंद है। तो ये चीज है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो वाई पाकिस्तान जियोग्राफिक एडवांटेजेस की बात की जाए तो भाई पाकिस्तान को बार बार क्यों कर जाए? तो आप देखें पाकिस्तान यूएसए के साथ ऑलरेडी चाइना और यहां पर यूएसए के दरमियान में पहले अपना रोल प्ले कर चुका है। मैंने बात जो हेनरी किसिंजर वाली की, उसके बाद मैंने यहां पर बात की थी कि शटल डिप्लोमेसी, जब अरब वॉर होती है तो अरब वॉर के अंदर पाकिस्तान ने शटल डिप्लोमेसी, जो हेनरी किसिंजर बार बार ट्रैवल कर कर आ रहे थे और इनके दरमियान में सुलह करवाई, तो ये भी है। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन ईरान। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉर्डर लगता है ईरान का, तो इंपोर्टेंस बढ़ गई है पाकिस्तान की, तो अब पाकिस्तान को अंदर आना पड़ रहा है। इनहैंस रेलिवेंस की बात, सीज अपॉर्चुनिटी टू बिकम मेजर डिप्लोमेटिक प्लेयर इन क्राइसिस मैनेजमेंट, कंटेनमेंट एम्स टू प्रिवेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, स्पिल ओवर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बढ़ जाती है तो नुकसान किसको ज्यादा होगा? पाकिस्तान को होगा, तो करना पड़ रहा है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की बात की जाए, पास्ट मेडिएशन एफर्ट्स, ये ऑलरेडी इसके ऊपर हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो वाई पाकिस्तान, क्यों भाई पाकिस्तान? तो पाकिस्तान पर रोल प्ले कर रहा है। तो अब बात करते हैं मेडिएशन चैलेंजेस की। देखिए क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए, न्यूट्रलिटी की बात की जाए, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट स्पेशली इन असिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखें यहां पर न्यूट्रल नहीं रह सकते। न्यूट्रल इस वजह से नहीं रह सकते कि भाई ईरान वाला जो मैटर है इजराइल, अगर यहां पर इनडायरेक्टली इजराइल आ जाता वहां पर ईरान के अंदर, तो नुकसान किसका? यहां पर बाउंड्री एरिया किसका लग रहा है? पाकिस्तान का लग रहा है। तो यहां पर पाकिस्तान न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकता था ना। एक चीज तो थी कि कहीं ना कहीं पर रोल प्ले करके इस मैटर को खत्म करवाना है। लिवरेज एक्सेस, पाकिस्तान हैज एक्सेस टू बोथ साइड, बोथ यूएसए होल्ड्स सिग्निफिकेंट लिवरेज, सैंक्शंस एंड कोरेसिव टूल्स। ठीक है, ये भी एक एडवांटेजेस है। ठीक है, उसके बाद आया स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की, प्रोसेस रिक्वायर्ड है फ्रेमवर्क विद सीक्वेंसिंग, वेरिफिकेशन, गारंटीज, नॉट जस्ट टेम्परेरी पॉज। उसके बाद पॉलिटिकल वेल एग्रीमेंट्स नीड पॉलिटिकल कवर फॉर लीडर्स टू सेल कंप्रोमाइज डोमेस्टिकली। तो अब ये चीजें हैं। देखें पाकिस्तान के, मैं वही बात है ना कि पाकिस्तान अगर आज यहां पर इकोनॉमिक जो अगर स्टेबिलिटी की तरफ होता है या इकोनॉमिक ग्रोथ होती और यहां पर कह लें कि पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा होता, तो यहां पर जो इश्यू है ना, वो जो यहां पर टॉक्स फेल हुई जो कहा जा रहा है, वो फेल ना होती, या यहां पर जो है वो ऐसे ही जो ना जाती, वो कामयाब हो जाती। अब क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर ये गारंटी वाली और ये सारी चीजें पोजीशन पे होता तो। उसके बाद है पाथ फॉरवर्ड क्या है? पाकिस्तान हैज गार्नर्ड यूनिवर्सल एक्लेम फॉर इट्स इनिशिएटिव फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल है जो एंटोनियो गुटेरेस, वो भी पाकिस्तान की काफी तारीफ कर चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज कर चुके हैं। उसके बाद स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो पेड्रो शेव्स, वो भी कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो काफी जो है यहाँ पर जो है पॉजिटिव इमेज के साथ देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी यहाँ पर जो है अपनी चीजें यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी ग्लोबल लीडर्स इंस्टीट्यूशन के, जिस तरह इनिशिएटिव ले रहा है पाकिस्तान। फ्यूचर सक्सेस hinges on careful messaging, balancing engagement, जिस तरह पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, रिबस्ट फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स बोथ साइड टू डिफेंड कंप्रोमाइज। तो यहां पर फ्रेमवर्क भी तैयार करना पड़ेगा। 5 पॉइंट्स पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किए, ये सारी चीजें हैं। मसला वहां पर यार है कि
जो है ना बार बार वही एग्जांपल है कि जैसे का दाने उधर कमले भी सियाने, लेकिन ये है कि बार बार जो है पाकिस्तान वो मैसेज बैक चैनल डिप्लोमेसी एज ए फैसिलिटेटर रोल, ठीक है, तो मैसेज लेकर आना जाना, चीज़ें पहुंचाना, 15 उधर पॉइंट है, 10 पॉइंट उधर है, तो ये सारी चीज़ें इधर हैं। तो उसके बाद द गोल इज टू ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपली ओपनिंग चैनल्स टू, देखें, स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस विद ड्यूरेबल आउटकम्स, ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, इस तरह का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि जो है पूरा जो है यहाँ पर मैटर को यहाँ पर सॉल्व किया जा सके, ठीक है। अब ये तो नहीं कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर माने नहीं और ये हो गया और वो चले गए, तो यहाँ पर पाकिस्तान को पाथ फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर्ड जो है यहाँ पर होना चाहिए पूरा निगोशिएशंस या फ्रेमवर्क है, ताकि जो है किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा जा सके। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान डीपनिंग फूड सिक्योरिटी। देखें, फूड वही है ना, फूड सिक्योरिटी एज द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहां पर जो रिपोर्ट है, मल्टी एजेंसी रिपोर्ट क्या कहती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है, 2026, वो क्या कहती है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स, यूएनओ की रिपोर्ट्स, ये क्या कहती हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें यहां पर A recent UNO backed report highlights Pakistan's persistent struggle with acute food insecurity, ठीक है, positioning it among the top 10 most fragile nations globally। अब अगर देखा जाए vulnerabilities के, पाकिस्तान अगर देखा जाए फूड की बात करें, फूड इनसिक्योरिटी की, अगर यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है ग्लोबली। यहां पर फूड सिक्योरिटी इतनी देखने को मिल रही है, उसकी रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल डिजास्टर सबसे बड़ी रीजन इधर रही हैं, 2025 वाली और 2022 वाली। जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हुआ, रिसेंटली मैंने बात की थी ना कि यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड इनसिक्योरिटी है ना, तो कितना बड़ा थ्रेट है, वार्न किया गया यहां पर हीट वेव्स की वजह से, एक्सट्रीम वेव्स की वजह से, एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो एक्सट्रीम यहां पर क्लाइमेट एक्सट्रीम एंड इकोनॉमिक वाज कंटिन्यू एग्जैसरबेट द क्राइसिस, कॉन्सेंट्रेटेड हंगर हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इज 10 कंट्रीज, उन 10 कंट्रीज में 8 कंट्रीज है जहां पर एक्यूट हमें यहां पर फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। एक पॉइंट ये है, रैंकिंग की अगर बात की जाए तो टॉप 10 लार्जेस्ट फूड क्राइसिस इन 2025, ये भी आप पॉइंट ऐड कर लेंगे। स्टैगरिंग नंबर क्या है यहां पर, अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन, कितने 11 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान फेस्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2025, कितने 2025 में कितने लोगों ने यहां पर बेसिकली क्या, 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने जो है बेसिकली एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी 2025, यह हिसाब लगा लें आप। उसके बाद है ऑफ दिस 9.3 मिलियन वर इन क्राइसिस, जो बिल्कुल बहरान का शिकार है, उससे कितना था यहां पर 9.3, और इमरजेंसी अगर बात की जाए तो कितना यहां पर 1.7 मिलियन जो है यहां पर इमरजेंसी, और वे फेज कौन सा है 4 कंडीशंस, और ये फेज कौन था हमारे पास क्राइसिस वाला फेज 3। तो आप ये हिसाब लगा लें कि यहां पर जो नंबर्स हैं वो किस तरह हमें देखने को मिल रहे हैं स्टैट्स, कि पाकिस्तान किस तरह एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, जहां पर 11 मिलियन लोगों को यहां पर जो है वो फूड यहां पर मुहैया नहीं है। क्राइसिस में अगर देखा जाए तो यहां पर 93 लाख लोगों को जो है यहां पर फूड जो है क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर देखा जाए तो इमरजेंसी जरूरत है तो वहां पर 1.7 मिलियन लोग हैं तो वो नहीं दिए जा रहे, यहां पर 17 लाख लोग, ठीक है। तो ये चीज है। की ड्राइवर्स क्या है यहां पर, रीजंस क्या है, इसको ऐड कर लेते हैं, थोड़ा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे यहां पर। सबसे पहले अगर देखा जाए की ड्राइवर में सीधी सी बात है यहां पर, सबसे पहले तो आप नेचुरल डिजास्टर्स की हमने बात की, 2022 का फ्लड और 2025 का फ्लड, दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर जिस तरह यहां पर तबाह होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो वहां पर फूड कहां से आएगा यार, 50% फूड पंजाब के अंदर यहां पर कम हुआ है हीट वेव की वजह से। यह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, केस स्टडी हमने पाकिस्तान को रखा था, जहां पर बलूचिस्तान, अब पंजाब के अंदर कितने सूबे थे यहां पर, डिस्ट्रिक्ट थे 11 डिस्ट्रिक्ट या 9 डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की थी कि यहां पर इजला हैं जो यहां पर जो है वो कह ले के क्राइसिस का शिकार हैं, और यही चीज बलूचिस्तान के अंदर हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये चीजें भी है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस है, ऑलरेडी आपको पता है 6.6 जो है वो परसेंटेज पे हमें यहां पर देखने को मिल रही है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन, आपकी सबसे बड़ा जो चैलेंज है ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से,
ठीक है, फूड क्राइसिस की रीजन है, नेचुरल डिजास्टर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक जो यहां पर हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, पॉलिसी फेलियर्स आप कह सकते हैं, गवर्नेंस वीकनेसेस आप कह सकते हैं, ये सारी रीजंस क्या हैं, फूड क्राइसिस की हैं। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद ये की ड्राइवर्स आप कह सकते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न अगर देखा जाए, बलूचिस्तान, केपीके, सिंध आइडेंटिफाइड अ रीजन विद सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशन कंसर्न्स, ठीक है, गजाइयत के जो कंसर्न की बात की जा रही है। पाकिस्तान आल्सो होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ अफगान रेफ्यूजीज कंट्रीब्यूटिंग द फूड क्राइसिस कॉन्टेक्स्ट। अब अगर देखा जाए, पाकिस्तान को एक मुसीबत नहीं है, पाकिस्तान उधर से भी भुगत रहा है, यहां पर अफगान जितने भी आ रहे हैं रेफ्यूजीज को, ऊपर से उल्टा वो हमसे ही लड़ रहे हैं। चेक कर लें, ये हालात है ना। अब ये हालात है, चेक कर लें, आमने सामने एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान किसके साथ जाकर बैठ गया, इंडिया के साथ बैठ गया। ये चीज है। अब इसके अलावा फ्रेजल प्रोग्रेस की बात की जाए, मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट अगर 4 लाख अगर फ्यूअर इन क्राइसिस एंड 5 लाख फ्यूअर इन इमरजेंसी कैटेगरीज 2025 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ये चीजें। हाउएवर दीज गेन्स आर प्रिकेरियस ड्यू टू वर्सनिंग क्लाइमेट कंडीशंस एंड परसिस्टेंट इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। तो ये चीज है जी, ये 5 पॉइंट से आप ऐड कर सकते हैं। वाकई फूड सिक्योरिटी एज नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब हिसाब लगा ले कि पाकिस्तान, अब ये तो कुछ पॉइंट है, हम यहां पर जो है न्यूट्रिशन की भी बात कर चुके हैं कि ग़िज़ाइयत की किस तरह कमी है। पाकिस्तान यहां पर क्या पैदा कर रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है, कॉटन पैदा कर रहा है और वीट गंदम पैदा कर रहा है। आज आके मेज आप मकई कह सकते हैं। असल जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, दालें आपकी है, वो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं सारी। ऑयल जितना इंपॉर्टेंट है वो बाहर से यहां पर इंपोर्ट हो रहा है। तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अपने आप को बड़े तीसमार खान समझते हैं, और आप भी आपाशी नहरी निजाम पाकिस्तान का सबसे अच्छा है। किधर है भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हुआ पड़ा आपका। 40% प्लस जो है यहां पर 40 कह लेकर प्लस परसेंट हमें लेबर फोर्स देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है यहां पर, 18 to 20 आप कह सकते हैं जीडीपी के अंदर रोल है। और सबसे ज्यादा लेबर फोर्स इधर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने। तो जॉब लॉस के ऊपर हमने अभी बात की थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था, 3.3 मिलियन हमें यहां पर जॉब लॉस देखने को मिलता है, हिसाब लगा लें आप। और सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कौन था यहां पर, एग्रीकल्चर सेक्टर वाले, जो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स थी, सबसे ज्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 के अंदर बनाई गई सबसे पहले। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए बोलता हूं कि आप डेली बेसिस के ऊपर काम करें। काम कहां पर करेंगे, कंफर्ट जोन के अंदर बाहर निकलेंगे तो बात बनेगी ना। अब बात करते हैं यहां पर लेबनान और यहां पर इजराइल का जो है सेकंड राउंड हो चुका है वॉशिंगटन के अंदर। फर्स्ट राउंड हमने डिस्कस किया था तो 10 यहां पर डेज की सीज फायर हुई थी। अब यह पर सेकंड राउंड हुआ तो 3 वीक्स का यहां पर हमें एक्सटेंड जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है, तेल अवीव के वाशिंगटन के अंदर। यह फर्स्ट टाइम एक दूसरे के सामने आमने सामने भी टेबल के ऊपर बैठे। अब यहां पर जो डिमांड्स हैं और दोनों की तरफ से इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थोड़े ही पॉइंट है, जस्ट आपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना, बाकी डिटेल जो है आपको जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले देखा क्वेस्ट फॉर ग्रेटर इजराइल। सबसे पहले तो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाला जो है ना मामला, ग्रेटर इजराइल वाला, ये एक मेन इशू है यहां पर के, जो उसका लालच है। जिस तरह वेस्ट बैंक के अंदर रीसेटलमेंट हो रही है, गाजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से और 8 कंट्रीज की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब यहां पर अगर देखा जाए ग्रेटर इजराइल, भाई वो कहता मैं लिटानी रिवर जो लेबनान का, वहां तक कब्जा हासिल करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लीडरशिप और इजराइल। तो ये भी एक सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये आ रही। दूसरा यहां पर एक्सटेंडेड ट्रूस अंडरलाइंग टेंशन 3 वीक्स के लिए यहां पर इसको बढ़ा दिया गया फर्दर। उसके बाद है यहां पर कॉल फॉर इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है क्या है, मिसप्लेस्ड फोकस्ड ऑन डिसआर्मामेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहां पर ऐड कर लेते हैं। यहां पर इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी कहां आएगी, यूएसए ने डिसाइड करना है जो भी करना है। मिसप्लेस्ड अगर फोकस की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, डिसआर्मामेंट। यहां पर यूएसए की तरफ से जो पॉइंट ये कहा गया कि भाई हिजबुल्लाह को हम यहां पर डिसआर्म करेंगे। अब ये मैटर वही है पैलेस्टाइन वाला। पैलेस्टाइन के अंदर क्या हुआ था कि बोपी को बनाया गया, बोर्ड ऑफ पीस को। यहां पर फर्स्ट क्या था कि भाई हमास को डिसआर्म होना पड़ेगा। हमास ने क्या कहा था कि जितनी देर इजराइल विदड्रॉ नहीं होता हमास डिसआर्म नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी बनाया, फिर वो तो मामला खैर चुप हो गया ना अभी।
अब फिर क्या हुआ कि यहां पर उसके ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए, हम भी बोर हो गए थे डेली डिस्कस कर करके, ठीक है। डिसआर्मामेंट के ऊपर क्या हुआ यहां पर कि हिजबुल्लाह को यूएस ने बोला कि हम भी आपके साथ मिलकर जो है क्या करेंगे, हिजबुल्लाह का जो है ना यहां पर उसको खत्म करेंगे। तो ये वही चीज है जो पैलेस्टाइन वाली थी। तो अब यहां पर अमेरिका ने बोला कि भाई, ट्रंप ने बोला कि हम जो है हिजबुल्लाह को यहां पर डिसआर्म करेंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है यहां पर, यूएसए स्टांस एंड इजरायली एक्शंस, वॉर क्राइम्स एंड डिवास्टेशन। अब यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि लेबनान को सबसे बड़ा चैलेंज किसकी तरफ से, यहां पर जो हम बात कर रहे थे क्वेस्ट फॉर ग्रेटर इजराइल, और बात क्या की जा रही है, हिजबुल्लाह को यहां पर एंड करना है भाई, उसको खत्म करना है भाई, है ना, डिसआर्म करना है। लेकिन देखें, इजराइल कहता है मुझे हिजबुल्लाह से प्रॉब्लम है। अब हिजबुल्लाह तो आया अभी 1980s के अंदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1980s के अंदर। आप काम कर रहे हो इधर 1980s से मसला चल रहा है आपका, तो ये चीज भी है ना। तो ये सेकंड राउंड के अंदर ये चीजें यहां पर डिस्कस हुई, जहां पर यूएसए ने कहा स्पेशली जो पॉइंट है कि हिजबुल्लाह को यहां पर डिसआर्म करना पड़ेगा, हमने, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर अल नीनो रिटर्न, ग्लोबल टेम्परेचर ऑन अलर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, और ये भी डिबेट में चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को यहां पर जो है वो कह लेके ब्रेक डाउन करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक पॉइंट आपने यहां पर नोट डाउन करना है। तो यहां पर यूएनओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर फोरकास्ट किया है कि जो आपका अल नीनो है वो आपका रिटर्न आ रहा है, ठीक है, और इसका जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल से वर्ड्स में अल नीनो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद इसके ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ सकते हैं, इसके लिए पॉलिसी मेजर्स, रिकमेंडेशंस या सजेशंस क्या हो सकती है, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इमिनेंट रिटर्न की बात करेंगे कि यहां पर जो रिपोर्ट के मुताबिक जो चीज आई है, यहां पर डब्ल्यूएमओ ने जो कहा है, डब्ल्यूएमओ में अभी बताकर आया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने कहा है कि ये 2026 के जो मिड है उसके अंदर इसके आने के ज्यादा चांसेस है, मई टू जुलाई के अंदर, ठीक है। तो इसने बोला इसके जो है ना कुछ साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि 2026 के मिड में ये आ सकता है। अब अल नीनो को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। अल नीनो एक मौसमियाती अमल है जो बेसिकली हमें यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर जो सेंट्रल और ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल है उसके ऊपर क्या कर रहा है, जो सरफेस टेम्परेचर है उसको गर्म कर रहा है। जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना उसको क्या कर रहा है, बेसिकली यहां पर उसको गर्म कर रहा है। तो गर्म कर रहा है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, इस चीज को देखते हैं। वो किसकी तरफ लेकर जा सकता है, सबसे पहले तो हवाओं का रुख चेंज हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, हॉरिकेन जो स्टॉर्म्स है बड़े बड़े वो आ सकते हैं, रेनफॉल पैटर्न्स है, उसके बाद यहाँ पर लानिना विद नेचुरल फेजेस इन बिटवीन। तो अब अगर देखा जाए तो ये एक मौसमियाती अमल है अल नीनो, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर आगे हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। अब यहां पर क्या होता है हम ये देख लेते हैं, एम्पलीफाइड ग्लोबल इंपैक्ट्स की बात करते हैं। यहां पर द लास्ट अल नीनो जो कंट्रीब्यूटर रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर 2023 के अंदर सेकंड हॉटेस्ट हमें देखने को मिला, सेकंड, और 2024 के अंदर ऑल टाइम हॉटेस्ट हमें देखने को मिला अल नीनो की वजह से, ठीक है। वाइल क्लाइमेट चेंज डजंट इंक्रीज अल नीनो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाइज its associated impacts and making each event potentially more severe। हर इवेंट जो भी इसका आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शदीद होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, और यहां पर फोरकास्ट जो किया है यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेसिकली ये हाईलाइट किया है, फोरकास्ट किया है कि अल नीनो हमें जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिल सकती है, जो टेम्परेचर को और ज्यादा गर्म कर रही है। तो जब ज्यादा टेम्परेचर को गर्म करेगी तो आपका ग्लोबल वेदर पैटर्न जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा हॉटेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब रीजनल वेदर शिफ्ट की बात करें तो क्या है, अपकमिंग अल नीनो इज प्रोजेक्टेड टू ब्रिंग इंक्रीज रेनफॉल सदर्न साउथ अमेरिका, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वही सोमालिया की बात कर रहे हैं जो सीन की तरह इस तरह बाहर निकला हुआ है, ठीक है, सोमालीलैंड जिसका पार्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल एशिया, कन्वर्सली ड्रॉट कंडीशंस, अब यहां पर जो कहत पड़ सकता है वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पार्ट ऑफ सदर्न एशिया, ठीक है। इट विल बी इन्फ्लुएंस हॉरिकेन फॉर्मेशन, इंटेंसिफाइंग एक्टिविटीज सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक व्हाइल हिंडरिंग इट इन द अटलांटिक बेसन। तो ये आप रीजनल वेदर शिफ्ट दे सकते हैं, ग्लोबल इंपैक्ट आप इसका देख सकते हैं। तो दोनों चीजों को आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
अब यहां पर अर्जेंट कॉल फॉर प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे कि यहां पर बेसिकली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देती है, किस चीज के ऊपर जोर देती है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि WMO स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांस वार्निंग टू गाइड प्रिपेयर्डनेस ऑफ इट। उसने कहा कि इसको होने से पहले पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सेव करना है, वाटर मैनेजमेंट को, और एनर्जी एंड हेल्थ। ये चार चीजें हैं जिनको हमने पहले से ही जो है वो ठीक करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, वाटर मैनेजमेंट है, एनर्जी है, और उसके बाद क्या है आपका हेल्थ है, ठीक है। इन चीजों को यहां पर ठीक करना है। फोरकास्ट इंडिकेट अ नियरली ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ द अबव नॉर्मल लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ओवर नेक्स्ट 3 मंथ। तो ये चीज है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि अल नीनो का जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और चार चीजों को जो है हमने प्रायोरिटी पर रखना, ठीक किया करना है, उनको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी और आपकी हेल्थ आएगी, ठीक है। ये चीजें तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब बात करते हैं हम वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो डिस्कस करते हैं, इसके इंग्लिश मीनिंग में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जितने भी वर्ड्स हैं, और उर्दू मीनिंग में भी आपके डोमेस्टिक लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो आप अपनी पूरी नोटबुक एक वोकैब की अपनी तैयार करते जाएंगे। हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव इजी है, पहले भी हम पढ़ते रहते हैं। अ स्पेशल राइट आर प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्सन और ग्रुप। बेसिकली जो है ना, किसी पर्सन के इख्तियारात को बोला जाता है, कोई ऑफिसर है या ग्रुप है जो उसके पास इख्तियारात होते हैं, उसको बोला जाता है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, प्रिविलेज बोल सकते हैं या राइट। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, ऑब्लिगेशन या रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेमोन्स्ट्रेशन मींस क्या रहेगा हमारे पास, बेसिकली आप फोर्सफुल प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्शन को बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्राइक बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्शन, एतराजात भी बोल सकते हैं। अप्रूवल बनेगा उल्टा इसका, और एक्सेप्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, क्वेलिंग। क्वेलिंग का मतलब क्या होता है, सप्रेसिंग और पुटिंग एन एंड टू समथिंग। क्या होता है, किसी को दबाव डालना किसी के ऊपर, या उसको खत्म कर देने की तरफ जो है वो धकेल देना, ठीक है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, किसी को दबाव डालना किसी के ऊपर, सप्रेसिंग या सबडुइंग। उल्टा क्या बनेगा, इंसाइटिंग या प्रोवोकिंग, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्रिस्टिन मींस क्या रहेगा, इन ओरिजिनल प्योर एंड अनटच्ड कंडीशन, ठीक है। असली हालत में बोला जाता है, ठीक है, जिसको प्योर और अनस्पॉइल्ड, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, पॉल्यूटेड या करप्टेड, हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, अमर्टाइजेशन। अमर्टाइजेशन मींस क्या आता है, ग्रेजुअली रीपेमेंट ऑफ डेट ओवर टाइम, ठीक है। आस्ता आस्ता क्या करना, जो है कर्जे की अदायगियां करना आस्ता आस्ता, ठीक है। रीपेमेंट या लिक्विडेशन बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना या डिफॉल्ट कर जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्ले। फ्ले मींस क्या होता है, टू स्टेप अ स्किन अ क्रिटिसाइज हार्ड, खाल उतार लेना या सख्त क्रिटिसाइज को कहा जाता है, तनकीद को, स्टेप या क्रिटिसाइज। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, प्रोटेक्ट या प्रेस, तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एट्रीशन। एट्रीशन मींस क्या होता है, ग्रेजुअल रिडक्शन और वीकनिंग, ठीक है। आस्ता आस्ता क्या होना, जवाल की तरफ जाना या कमी की तरफ जाना। इरोजन या डिप्लेशन। उल्टा क्या बनेगा, ग्रोथ या स्ट्रेंथनिंग हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रेप्रेशन। रेप्रेशन मींस क्या होता है, कंपनसेशन फॉर डैमेज और रॉन्ग डूइंग, ठीक है। क्या ना, जुर्माना बोला जाता है, या जुर्माना जो है वो अदा किया जाता है, जो अभी हम पीछे पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, कंपनसेशन फॉर डैमेज। जो भी आप किसी चीज का डैमेज करते हो उसे उसका क्या करना पड़ता है, हर्जाना पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। कंपनसेशन या इमेंड्स। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, पेनाल्टी या लॉस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेस्टिट्यूशन। इजी है हमारा बिल्कुल, रेस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टॉलन, जो चीज खो गई वापस आ जाना, ठीक है। रेस्टोरेशन या रिटर्न। उल्टा क्या बनेगा, कॉन्फिस्केशन बोल सकते हैं, कब्जा करना, रिटेंशन, हासिल कर लेना दोबारा। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, इन्फ्लिक्टिंग। इन्फ्लिक्टिंग मींस क्या है, काजिंग हार्म या सफरिंग, ठीक है। तो क्या ना, नुकसानदेह साबित होने को बोला जाता है, काजिंग या इम्पोजिंग। उल्टा क्या बनेगा, रिलीविंग या एलिविएटिंग बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस मींस क्या होता है, इजीली सीन और नोटिसेबल, जिसको वाजे तौर पर देखा जा सकता है उसको बोला जाता है नोटिसेबल या प्रोमिनेंट। उल्टा क्या बनेगा, हिडन या इनकॉन्स्पिक्वस, आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।